जय हिंद साथियों, श्योर 60 ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस मॉक टेस्ट 510। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वन ग्लास मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो ऑफ 3:5। ये कोई कंटेनर है, मान लीजिए ए, इसमें मिल्क और वाटर रेशो है, ये हमें गिवन है 3:5। एक दूसरा ग्लास है, एक दूसरा कंटेनर है, मान लीजिए बी, इसमें जो रेशो है ये हमें गिवन है 6:1। क्लियर? इन what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1? तो आपको बताना है कि इन्हें किस रेशो में मिक्स करें ताकि जो नया मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर जो है वो 1:1 में आ जाए। ठीक है, तो थर्ड जो कंटेनर है इसमें जो रेशो आनी चाहिए वो 1:1। कैसे करेंगे, देखिए इधर ध्यान से। सबसे पहले आप इन्हें ऐड, ये कितना जाएगा, ये 2। इसके बाद आप इन्हें सेम कर, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2, 7 और 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर 56 बनाने के लिए इसको हम 7 गुना कर लेते हैं, इसको हम 8 गुना कर लेते हैं और इसको हम 28 गुना कर लेते हैं। अब आप किसी भी मेथड से, या तो सिर्फ मिल्क से या सिर्फ वाटर से, आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सिर्फ मिल्क से करते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 21 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 48 हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 28 आ गया। यानी कि कंटेनर ए से जो मिल्क लिया गया वो 21 लिया गया, कंटेनर बी से लिया गया 48, और कंटेनर सी में पहुंचा है 28। अगर आप इसे सोल्व कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी, और यहाँ से 7, तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। इस रेशो में हमें इन दोनों कंटेनर्स की जो क्वांटिटी है उसको मिक्स करना होगा, जिससे कि थर्ड कंटेनर में जो रेशो है वो 1:1 आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू ये दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि पी अकेला जो है इसे 36 दिन में कर देता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ये जो एफिशिएंसी होगी ये क्यू की, क्योंकि अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी में से पी की एफिशिएंसी घटा देंगे तो ये जो एफिशिएंसी आएगी ये किसकी आएगी, ये क्यू की एफिशिएंसी आएगी। क्लियर? अब आपको क्या बताना है, आपको ये जो टोटल वर्क है इसका 2/3 भाग क्यू से करवाना है। टोटल वर्क है 36 और इसका 2/3 भाग होगा इतना, और ये काम क्यू से करवाना है, यानी कि क्यू की एफिशिएंसी से कराना है 2 से। तो जब आप इसे इस एफिशिएंसी से कराओगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होने पर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12 दिन, यानी कि 2/3 पार्ट को करने में इसे कितना समय लगेगा, 12 दिन। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 मिनट में भर देते हैं, जबकि एक निकासी पाइप उसे x मिनट में खाली कर देता है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ ओपन करते हैं तो टंकी को भरने में 10 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। देखिए इधर 3 पाइप हैं, a प्लस बी और प्लस में सी। सी एक निकासी पाइप है इसलिए मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर। एक पाइप है a और एक पाइप है b। इसके लिए जो वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि तीनों मिलकर इसे 10 मिनट में भर देते हैं। ए अकेला इसे 12 मिनट में और बी अकेला इसे 15 मिनट में भर देता है। तो 10, 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 6, यहाँ से वैल्यू आएगी 5 और यहाँ से वैल्यू आएगी 4। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी की घटा देता हूँ तो किसकी एफिशिएंसी आएगी, ये हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर? अब आपको बताना है कि ये उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 3 की एफिशिएंसी से इसे खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे। ये हमारा आंसर आएगा और यही x की वैल्यू होगी, क्योंकि सी को जो टाइम लगा था वो कितना था, वो x मिनट था, और ये टाइम किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 30 मिनट्स इफ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 54। अगर ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है तो 30 मिनट लगते हैं। आपको बताना है द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट्स। उसी दूरी को 20 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए टाइम जो है पहले था 30 मिनट, अब है 20 मिनट, यानी कि 3:2 में है अगर टाइम, तो जो स्पीड है वो किस अनुपात में होगी, वो 2:3 में होगी। पहले स्पीड कितनी थी, 54 थी, यानी कि इसका 27 गुना,
तो अब भी इसका 27 गुना हो जाएगी, तो कितना आएगी, 27 तिया 81, यानी कि 81 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन होगी। अगर यहाँ पर ये 3:2 है तो ये 2:3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। रनर स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट 6 AM विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक रनर है, मान लेते हैं ए, जो कि यहाँ से 6 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है, किस स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। एक दूसरा रनर है, मान लेते हैं बी, और ये जो है ये 8:30 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बताना है कि किस समय जो दूसरा रनर है वो पहले वाले रनर को ओवरटेक कर जाएगा, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए, ये 6 बजे चलना स्टार्ट करता है और ये 8:30 बजे चलना स्टार्ट करता है। इसका मतलब पहले 2.5 घंटे में, 6 से लेकर और 8:30 तक, उस 2.5 घंटे में सिर्फ पहला रनर चला है। उस 2.5 घंटे में वो कितना आगे जा चुका होगा वो चेक कर लेते हैं। उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में 16 और 2.5 घंटे में 20, यानी कि वो 20 किलोमीटर आगे जा चुका है। क्लियर है। वो जो 20 किलोमीटर की लीड बना चुका है, वो 20 किलोमीटर का गैप हमें कवर कराना है रिलेटिव स्पीड से। अब यूज होगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब दोनों मूविंग कंडीशन में है। क्लियर है। टाइम हो चुका है 8:30 का, तो अब क्या होगा, दोनों मूविंग कंडीशन में है। तो अब ये 10 से चलेगा और वो 8 से, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी कि 10 - 8। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। 20 को अगर आप 2 की स्पीड से कवर कराओगे तो 10 घंटे लग जाएंगे। और ये जो 10 घंटे लगे हैं ये कब लगे हैं, ये 8:30 के बाद लगे हैं। 8:30 AM में अगर आप ऐड कर देते हैं 10 घंटे, ठीक है, तो कितना टाइम आएगा, अभी टाइम आ जाएगा 6:30 PM। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 6:30 पर जो सेकंड जो रनर है वो फर्स्ट रनर को ओवरटेक कर जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg। ए बी और सी का जो एवरेज वेट है ये हमें गिवन है कितना, 65। एंड दैट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो एवरेज वेट है वो है 61.5। एंड सी एंड ए का जो एवरेज वेट है वो है 68.5। देन व्हाट इज द वेट ऑफ सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका जो वेट है, जो हमें शुरुआत में एवरेज गिवन है 65, अगर हम वही मान लें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, 3.5 इतना कम है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे कितना ज़्यादा है, 3.5 ज़्यादा है। तो जितना ये कम है उतना ही ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू, इनका नेट इफेक्ट तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो यहाँ पर भी ये 2 हैं, यहाँ पर भी ये 2 हैं, तो ये जो नेट इफेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका वेट भी कितना है, इसका वेट भी 65 ही है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो आपने एज्यूम करा है, वो जो वैल्यू आपने यहाँ से उठाई थी वही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, यहाँ से हमें बताना है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और एक्यूट एंगल है, तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट करके देख सकते हैं जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए, या फिर आप इसको डिटेल में ही सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर कैसे होगा, सोल्व अगर करें तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर है भी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को इधर लेकर आओगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस में 2 माइनस में 1 और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 0। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और प्लस में 1 और बराबर 0। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 2 गुना 1 करेंगे 2 आएगा, 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो 3 आए, तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं, 1 और 2। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 और 2 आ गई। साथ में 2 से भाग भी करेंगे तो 1/2 और इधर 2/2। अब यहाँ से वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2। देखिए ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो 1 है। अगर कॉस थीटा 1 है इसका मतलब थीटा 0 है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी। कॉस थीटा बराबर 1/2 किस एंगल पर होता है अभी? थीटा बराबर 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 29, इधर है cosecant 61। ये जो cosecant 61 है, इसे ही आप क्या लिख सकते हैं? secant 29 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर secant 29 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/cos 29, तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गए, क्लियर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर कॉस और कोसिकेंट का प्रोडक्ट है और एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो ये 1 ही होता है, तो ये हट गया अभी। 10 45 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये अगर साइन और सीकेंट का प्रोडक्ट है तो ये भी 1 ही होता है, तो ये भी हट गया। तो यहाँ से 1 + 2 कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। डिवाइड बाय यहाँ पर 3, इधर 3 कॉमन आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर एंगल्स का सम देखिए कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो 3/3 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। आसानी से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 36 मीटर। तो एक पोल है और इसकी जो शेडो है ये हमें गिवन है कि ये 36 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज थीटा, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें दे रखा है थीटा, सच दैट सीकेंट थीटा इज, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो 13/12 गिवन है। सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, इसका मतलब ये 13 दे रखा है और ये 12 दे रखा है। तो अगर ये 13 है ये 12 है तो ये 5 आ जाएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। अब आपको क्या बताना है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट बतानी है कि पोल की हाइट क्या है। तो देखिए अगर 12 की वैल्यू 36 है 3 गुना, तो इस 5 की वैल्यू भी तो 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 15 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है अगर हम प्लॉट करते हैं तो x + y = 3, अगर हम इसे प्लॉट करें x + y = 3, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x बराबर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। x बराबर 3 y बराबर 0। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास आ गई, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद 2x + 5y = 2x + 5y = 12। अगर हम इसे देखते हैं तो अगर मैं यहाँ पर y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। 4 5 की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 था, यहाँ पर लगभग मान लेते हैं 2.4 यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 0 और 2.4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखिए, तो यहाँ से ये हमारे पास जो लाइन आ गई वो आ गई ये, ठीक है। अब हमें बताना है वो ट्राइंगल जो इन तीनों से बनी हो, ठीक है। एक दो तो ये हो गई, और तीसरा क्या है? तीसरा है y बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर 0 तो ये वाली लाइन होगी, यानी कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनेगी ये ट्राइंगल होगी, ठीक है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? बेस है इसका यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक बेस कितना है? ये 3 से लेकर 6 यानी कि 3 है। और हाइट क्या होगी? हाइट होगी यहाँ से, ये क्या होगी? ये हाइट होगी इसकी, क्लियर है। और ये पॉइंट कैसे आएगा? ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर आप इसे सोल्व कर लें और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लें तो वही हाइट आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, इसको 2 गुना कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से 2x से 2x कैंसिल, 2y - 5y - 3y आ जाएगा, बराबर 6 - 12 -6 आ जाएगा। तो y बराबर जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये 2 आ गई। अब अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं
तो एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ BC इज ए कोड। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इसमें BC जो है वो एक कोड है विद सेंटर O, ठीक है। BC इज ए कोड विद सेंटर O। A and D and A are on the circle on the opposite side of BC. Angle DBC is 28 डिग्री। देखिए A और D जो है ये हमारे पास दो पॉइंट है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC, और एंगल DBC ये वाला जो एंगल है ये हमें गिवन है 28 डिग्री। BD बराबर DC दे रखा है, BD और DC जो है ये बराबर है, तो इसके अपोजिट ये 28 है, तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, ये भी 28 ही होगा। क्लियर? अब अगर ये 28 है, ये 28 है, तो हम ये तीसरा एंगल भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें गिवन है एंगल BOC। ये वाला जो एंगल है एंगल BOC, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? एंगल BOC ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए इधर, अगर ये 28 है, ये भी 28 है, तो यहाँ से आप ये वाला एंगल बता सकते हैं, और ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, ये 180 में से आप 56 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और जब आप 180 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा अभी, 124 आ जाएगा, ठीक है, 124। अब यहाँ से अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुकी है, तो इन एंगल्स का सम कितना होगा, इन एंगल्स का सम 180 होगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये इन्हीं दोनों के सम के बराबर यानी कि 56 के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये 56 है तो ये एंगल कितना होगा, ये सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है, ये सेंटर पर बना हुआ है, ठीक है। ये वाली जो आर्क है BC, इस आर्क BC से, इस आर्क BC से ये वाला एंगल बना हुआ है सरकमफ्रेंस पर, और ये वाला बना हुआ है सेंटर पर, तो ये इसका डबल होगा, यानी कि 56 इंटू 2 कितना आ जाएगा अभी, 112 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर इन द गिवन फिगर D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AF एंड AG। ये जो है ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है AF और AG का। अगर उसके बाद F और G है, ये भी मिड पॉइंट है AB और AC के। DE बराबर, ये हमें 2.4 दे रखा है। देखिए आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उससे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसका हाफ भी होता है। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके पैरेलल भी है और इसका हाफ भी है। तो अगर ये 2.4 है तो ये वाला कितना होगा, अगर ये 2.4 है तो ये वाला 4.8 आ जाएगा। क्लियर है? इसका डबल। अब ये अगर 4.8 है तो ये भी दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये इसका डबल हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 9.6 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमें बताना है जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, देखिए इधर, यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 है, ये भी 8 है, ठीक है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसके बाद BEFG भी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, तो ये 6 है, तो ये कितना रह गया, ये 2 रह गया, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, और ये 2 रह गया इधर। अब आपको बताना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो इस ट्रायंगल का एरिया, एक इस ट्रायंगल का एरिया और एक स्क्वायर का एरिया, इस पूरे में से घटा दो। पूरे का एरिया अगर हम देखें तो इसकी साइड 8 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 होगा। इसमें से हम एक तो इस स्क्वायर का एरिया यानी कि 6 का स्क्वायर, एक तो 36 हमने घटा दिया, माइनस में अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखें तो सेम ही है, तो एक का एरिया निकाल कर उसी का 2 गुना कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, इससे कैंसिल हो गया हमारा, तो ये आ गया 64 माइनस 36 और माइनस में 16। ठीक है, 64 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है द एरिया ऑफ 3 consecutive faces of a cuboid are then the volume of, ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्यूबॉइड है, ये है हमारे पास एक क्यूबॉइड। ठीक है, अब इस क्यूबॉइड में अगर हम देखें 3 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस जो होंगे वो कौन से होंगे, देखिए एक तो होगा ये, ठीक है, एक तो जैसे ये वाला फेस हो गया, ठीक है, एक तो ये वाला फेस हो गया जैसे। दूसरे अगर हम फेस की बात करें तो दूसरा जो फेस है एक ये वाला हो गया जैसे, ठीक है, ये वाला फेस एक ये हो गया। ठीक है, और अगर हम तीसरे फेस की बात करें तो तीसरा जो फेस होगा इसमें एक हो गया ये वाला फेस। ठीक है, ये वाला जो फेस होगा एक ये हो गया तीसरा फेस। ठीक है, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव फेस बोल सकते हैं। क्लियर, इनमें अगर हम देखें एक तो ये वाला फेस हो गया सामने वाला, ठीक है, एक ये इधर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला, ये कॉन्जिक्यूटिव फेसेस हैं। अगर हम इसमें देखें भी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, अगर हम यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी हाइट है, तो अगर मैं ये वाला जो है अगर मैं इसका एरिया देखता हूँ तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है LB। अगर मैं इस वाले को देखता हूँ तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि BH। ठीक है, और अगर मैं इस वाले को देखता हूँ तो इस वाले का एरिया क्या है, इस वाले का एरिया है HL। ठीक है, तो ये हमारे पास इन तीनों के एरिया हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव फेसेस का जो एरिया है ये हमें गिवन है, LB BH और HL, ये हमें गिवन है 12, यानी कि हर एक का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बतानी है। तो यहाँ से एक रिजल्ट है जो आप जानते ही हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या है, अगर आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, देखिए LB जो है ये भी 12 है, BH जो है ये भी क्वेश्चन में 12 दे रखा है, HL जो है ये भी क्वेश्चन में 12 दे रखा है। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो LBH का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 12 का क्यूब यानी कि 1728 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ से अगर आप LBH कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1728 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा अभी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12√12। ठीक है, यानी कि 24√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जो LBH है यही क्या है, यही तो वॉल्यूम है। ठीक है, यही क्या है, यही वॉल्यूम है। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन वैसे आप इसका रिजल्ट याद रखें कि अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव फेसेस का एरिया गिवन है और आपको उस क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ आपको क्या करना है, उन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट कर देना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 5000। इसके बाद आगे आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन CS ECE एंड ट्रिपल ई फील्ड्स। ठीक है, एवरेज बतानी है CS ECE और ट्रिपल ई की। ठीक है, टोटल जो है वो 5000 है, ये ध्यान रखना है। देखिए इधर तो 5000 जो है वो तो सब में कॉमन ही आएगा, 5000 को मैं पहले अलग ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, 5000 ये आ गया। इसके बाद अगर हम CS में देखें तो CS में है 15%, CS में कितना है 15% है। ठीक है, और फिर इसमें भी अगर हम बॉयज देखें तो CS में बॉयज जो है वो 44% है, तो इसका भी 44%। ठीक है, ये आ गया। फिर प्लस अगर हम ECE में देखें तो ECE में है 16%। ठीक है, और इसमें अगर हम बॉयज देखें तो ECE में बॉयज जो है वो है 72%। ठीक है, प्लस इसके बाद अगर हम ट्रिपल ई में देखें तो 18% है, और इसमें भी अगर हम देखें बॉयज कितने हैं तो ट्रिपल ई में बॉयज जो है वो है 68%। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको बताना है इन सभी की एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3 भी करना है, तो ये इन सभी का औसत आ चुका है। क्लियर है, या तो आप इसे डिटेल में सोल्व करें या फिर आप डिजिटल सम की हेल्प ले सकते हैं। अगर सभी का अलग अलग है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10, इससे एक आएगा, 5 और 4 9 और 1 10।
ठीक है, इससे क्या आएगा, इससे भी एक ही आएगा। ठीक है, इधर 6 और 5 11 और 1 12, इससे 3 आएगा, 6 और 5 11 और 1 12। ठीक है, इससे अलग आएगा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं अभी कितना आएगा। देखिए इधर अगर हम इसे सोल्व करें, 3 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं अभी, तो 3 से डिवाइड करने पर 3 पंजे 15। ठीक है, इधर 3 से डिवाइड करें तो 24 या 72, इधर 3 से डिवाइड कर लें तो 3 6 18, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, साथ में अगर हम जीरो भी कैंसिल करें तो यहाँ पर ये 3 जीरो, इससे ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और इधर वाली भी जो 3 जीरो है ये कैंसिल हो जाएंगी, इधर वाली भी जो 3 जीरो है ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचा 5 गुना 5, 5 जो है वो तो हमारे पास अलग ही है। ये जो 10 है ये भी सब में से आएगा, तो 1/5/10 जो है वो अलग आ गया। ठीक है, 5/10 यानी कि 1/2। 1/2 जो है वो हमारे पास अलग आ गया। 2 से भी भाग कर ही लेते हैं, इसको भाग करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 पंजे 110। ठीक है, प्लस में 2 से इसको हमने कर दिया 12 आ गया, 12 से 16 192। ठीक है, फिर हमने 2 से इसको भाग कर दिया तो 34 आ गया, और 34 और गुना में हम 6 करेंगे, 6 गुना 34 तो कितना आ गया, 204 आ गया। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा अभी, 4 और 2 6, ये कितना आ गया, 9 और 1 10, एक बच गया, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 506, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। डिजिटल सम से हम कर सकते थे, लेकिन डिजिटल सम जो है वो ऑप्शंस में सेम आ रहा था, इसलिए हमने डिटेल में ही सोल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई। देखिए डिफरेंस लेना है, 5000 तो सब में आएगा ही, तो ये तो हम कॉमन ही निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आईटी में गर्ल्स कितनी है। आईटी में टोटल है कितने, 14%, और इसमें गर्ल्स कितनी है, आईटी में बॉयज़ हैं 65, तो गर्ल्स होंगी 35% जो है वो इसमें गर्ल्स है। डिफरेंस लेना है किसके साथ, गर्ल्स इन ईसी। ईसी में कितने हैं, 16 हैं, और इसमें से लड़के जो हैं वो 72 हैं, तो लड़कियां जो हैं वो 28 हैं। ठीक है, 28% जो है वो यहाँ पर क्या है, लड़कियां हैं। अब इसे अगर हम सोल्व कर दें तो यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इधर। देखिए ये जो 10,000 है ये तो कॉमन ही आ जाएगा ना सब में से, तो यहाँ से इससे हम इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, तो 7 गुना 35 तो 1 आ गया, और माइनस में 2 8 16, 8 गुना 28 जो है वो हमारे पास ये आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, और माइनस में 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 21। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बॉयज देखते हैं भी कितने हैं, टोटल जो है वो 5000 है, और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ जो है वो इकोनॉमिक्स में है 12%, और अगर हम बॉयज़ की बात करें इकोनॉमिक्स में तो वो है 56%। ठीक है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स तो सेम ही है, 5000 गुना 12/10, 12/100। ठीक है, जब आप इनकी रेशियो लोगे तो ये तो सारी वैल्यू आपस में कैंसिल ही हो जानी है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज तो कैंसिल ही हो जानी है, तो क्या आएगा, 56 और 10 100 आएगा बस। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया अभी, 4 से 14 और 4 से 25, 14:25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट आर दिस दिस एंड दिस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। देखिए अगर आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक ने भी सोल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सोल्व मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कैन सोल्व। अगर किसी भी एक ने सोल्व कर दिया तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विल प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, और ये किसके बराबर होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन कैन सोल्व। अगर एक भी सोल्व नहीं कर पाया, कोई भी सोल्व नहीं कर पाया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर आप टोटल में से यानी कि अगर आप एक में से घटा दें तो फिर हमारे पास ये आ जाएगी, और यही इसके बराबर है। तो देखिए 1 माइनस ए सोल्व कर देता है, 3/4 3/7 प्रोबेबिलिटी है, सोल्व ना कर पाए तो 4/7 हो जाएगी। ठीक है, ये सोल्व कर पाता है तो 5/9 है, ना कर पाए तो 4/9 हो जाएगी।
ये सोल्व कर पाता है तो 1/5 है, ना कर पाए तो 4/5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इससे अगर आप सोल्व कर दें तो ये आपका आंसर होगा। कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 4 चौक 16 चौका 64, 64 तो ये आ गया, और 9 7 63, और 63 और गुना में 5 315, और माइनस में 64 अगर हम करें तो कितना आएगा, 251 आएगा शायद। ठीक है, तो 251/315। बाकी आप चेक कर लेना, अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए एक्स गिवन है, एफ गिवन है, अगर हम यहाँ से, और मीन जो है वो हमें दे रखा है 8। अगर हम यहाँ से एफ एक्स कैलकुलेट करें तो एफ एक्स किसके बराबर आएगा, 6×3 = 18, 8×5 = 40, 15×7 = 105, इधर 9 × p, इधर 11×8 = 88, और इधर 13×4 = 52। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो मीन किसके बराबर होता है, मीन होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो देखते हैं कितना, 8 5 13, 140, तो ये हो गया 140, और 100 240, और 40 280, और 10 290, और 13 303। ठीक है, 303 प्लस में 9p, और डिवाइड बाय, यहाँ पर अगर हम देखें सिग्मा एफ कितना है अभी, 8 4 12, और 8 20, और 15 35, और 6 41, और प्लस में p। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 303 + 9p इज इक्वल टू 328, और प्लस में 8p। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, p बराबर 328 - 303 यानी कि 25, इसके बराबर आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 41। ठीक है, तो आपको बताना है जो 41 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए इधर लीस्ट नंबर बताना है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। देखिए, एक तो यही तरीका है कि आप इसको सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लें। सबसे छोटी संख्या ये है, इसको ही भाग करके देख लेते हैं 41 से। कितने पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 82, कितना बच गया, 18 बच गया। ठीक है, उसके बाद आप 0 ले आए, फिर कितने पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 164, कितना बच गया, 16 बच गया, फिर आप 0 ले आए, अब कितने पर जाएगा, अब ये 4 पर जाएगा। ठीक है, 4 पर जाएगा तो कितना आएगा, 164, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया है, 4, यानी कि हमें 4 जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 4 ऐड कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, एक और देखिए भी, एक और मेथड अगर आप देखें तो 41 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर हम इसमें से एक घटाते हैं तो कितना आएगा, 40। आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके और रिमेनिंग में से घटाना है। ठीक है, कैसे, जैसे अगर हम इसी को चेक करें 1004। ठीक है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके और रिमेनिंग में से घटाना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, रिमेनिंग में से घटा दो, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, और इधर कितना आ गया 9। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फिर से वही आप अप्लाई करें, अगर आप इसको 4 गुना करोगे तो 16 आएगा, 16 को आप इसमें से घटा दोगे तो कितना आएगा, 82 आएगा। इसको चेक कर लो, अगर ये 41 से हो गया तो ये भी हो जाएगा, अब ये तो होता है 41 से, तो ये भी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 41 का डिविजिबिलिटी रूल है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर। यहां पर हमें गिवन है 3x - 2y अपॉन 2x + 3y इज इक्वल टू 5/6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से 18x - 12y बराबर 10x + 15y आ जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 8x जो है वो किसके बराबर आ गया, 27y के बराबर आ गया। और अगर आप यहाँ से x/y लिखते हैं तो ये आ जाएगा 27/8। और अगर आप इसका क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट ऑफ x एंड देन क्यूब रूट ऑफ y, तो ये जो वैल्यू है ये इनका क्यूब रूट यानी कि 3/2 के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 + 2/3 - 2 और इसका स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा अभी, 25 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इधर क्या वैल्यू है। देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हैं, ऑफ को 6 गुना 2 तो ये तो 12 आएगा। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा देख लेते हैं। 4 गुना 1/4 तो यहाँ से 1 आएगा, 4/1 करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसे अगर आप सोल्व करते हैं तो 4 गुना 8 ये 32 और 32 ये कितना आएगा 32 गुना 4/1 तो 32 गुना 4 यानी कि 128 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो ये वैल्यू जो है ये 128 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इधर जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 - 3 डिवाइड बाय 12 प्लस यहाँ से आ गया 4 डिवाइड बाय 8 प्लस 128 गुना 1/8 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, ये आ गया 1 - 3/12 यानी कि 1/4 प्लस में 4/8 यानी कि 1/2 प्लस में इधर कितना आएगा 8 × 1 = 8 4 8 6 48 16 यहाँ से आ गया। तो 16 और 1 17 और 17 1/2 यानी कि 35/2। इसका मतलब 70/4 और 70/4 में से अगर आप 1/4 घटाएंगे तो कितना आएगा 69/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज। या तो आप यहाँ पर ABC की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें रखने पर ये 0 के बराबर आ जाए, या फिर आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम ABC आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा a³ प्लस b³ प्लस c³। अब आप जानते हैं कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू 3abc होती है और डिवाइड बाय ABC। तो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन है द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हर कंडीशन में रिमाइंडर 2 आता है। देखिए हमें गिवन है कि 6 से भाग देने पर जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 3 से भाग देने पर भी रिमाइंडर 2 ही आएगा और 3 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 2 7 दोनों इसमें तो नहीं आएगा भी, इधर 8 4 12 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें 2 आ सकता है, इसमें भी 2 आ सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर है। क्लियर है, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर 2 आता है और 13 का मल्टीपल भी यानी कि 13 से वो कंप्लीटली डिवाइड भी होता है। ठीक है, तो अगर हम 13 से चेक करते हैं क्या 842 जो है, अगर हम इसे चेक करें क्या ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 13 6 78 कितना बच गया 6 बच गया, 62 नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब यही हमारा आंसर है 2522। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर इसके बाद है द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg। ए प्लस बी का ए प्लस बी जो है ये हमें कितना दे रखा है 80 किलोग्राम दे रखा है। 50% ऑफ ए का 50% यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 5/6 ऑफ बी, ये इसके बराबर है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 2 तिया 6, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ गया 3a बराबर 5 भी आ गया, और अगर 3a बराबर 5 भी तो a बराबर 5 और b बराबर 3। अब ए और बी की वैल्यू जो है ये आपको मिल चुकी है 5 और 3, और इनका सम जो है वो कितना है वो 80 है। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करें 5 और 3 8 आएगा, 8 की वैल्यू 80 है, डिफरेंस लेंगे तो 5 - 3 2 आएगा। तो अगर 8 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कि अगर 8 की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिलेंडर की हाइट को 15% जो है वो बढ़ाया गया और जो उसकी रेडियस है बेस की उसको 10% घटाया गया, तो कर्व सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसे देखिए काफ़ी मेथड्स हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 15 बढ़ाया गया, फिर ये 10 घटाया गया, माइनस में 15 और गुना में 10 और बटे 100। ठीक है,
ये वैल्यू हमारे पास किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लें तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। 5 में से आप 1.5 घटाओगे तो 3.5 बचेगा, और ये हमारा पॉजिटिव ही आया है, इसका मतलब 3.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 3.5% का इंक्रीमेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 42 पर केजी, 42 per kg is mixed with 7 1/2 kg rice costing 50 per kg, so that by selling the mixture at 53.10, देखिए सेलिंग प्राइस जो है ये हमें कितना दे रखा है, 53.10, और जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 18% का। तो यहाँ पर हमें पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा मिक्सचर का, जो कि कितना आएगा, 53.10 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय प्रॉफिट हुआ है तो 118। ठीक है, इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके बराबर आएगी, इससे तो ये कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगी आपकी, 45 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से अगर हम रखें इसकी वैल्यू जो है ये 45 है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अब ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 7 1/2 kg, यानी कि 15/2। 3 की वैल्यू जो है ये हमें 15/2 kg दे रखी है, और हमें 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, और 5 की वैल्यू 5/2 और गुना में 5 यानी कि 25/2, इसका मतलब 12.5 kg। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर, ये ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट प्राइस था, ये भी कॉस्ट प्राइस था, तो यहाँ पर मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा, लेकिन हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा था, तो पहले हमने वहां से इसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया और फिर हमने उस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक आदमी ने 7,000 रुपये 3 साल के लिए 5% की रेट से उधार लिए, और उसने तुरंत ही वो पैसा 1/3% से 3 साल के लिए किसी को दे दिए। आपको बताना है कि हर साल उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखिए, इसने जो पैसा उधार लिया था वो 3 साल के लिए लिया था 5% से, यानी कि 15% इसे ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा इसने आगे 3 साल के लिए 6×18 और एक 19/3% की रेट से किसी को दे दिया, तो ये वैल्यू 19% आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 4% यहाँ से कमा गया अभी। ठीक है, जब ये 7,000 रुपये पर 4% कमा गया, तो इसका 4% जो है वो कितना आएगा हमारे पास, 280 आएगा। ये 280 इसने 3 साल में कमाया, तो एक साल में कितने कमाएगा, 3×9 = 27, 1×10, 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 3×3 = 9, तो लगभग इतने रुपए जो है वो हर साल कमाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आउट ऑफ 4 डोर्स 1 हाइड्स ए कार एंड द अदर 3 हाइड गोट्स। तो 4 दरवाजे हैं, ठीक है, जिनमें से एक दरवाजे के पीछे जो है वो कार है, और बाकी जो 3 दरवाजे हैं उनके पीछे क्या है, बकरियां हैं। ठीक है, ये 4 दरवाजे हैं। अब आपको क्या बताना है, अ कंटेस्टेंट सेलेक्ट्स 1 डोर। आपने मान लीजिए ये वाला जो डोर है वो आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा कि भी इसी के पीछे कार है, आपने इसी को सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए। ठीक है, द होस्ट हु नोज व्हाट इज बिहाइंड ईच डोर, जो होस्ट है जो ये गेम आपको खिला रहा है, ठीक है, तो वो जानता है हर दरवाजे के पीछे क्या है। उसने एक डोर ओपन कर दिया जिसमें गोट है, मान लीजिए उसने ये वाला डोर जो है ये ओपन कर दिया। ठीक है, और ये ओपन करने के बाद उसने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो गोट है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपके कार जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए 4 दरवाजे थे, आपने एक को सेलेक्ट कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी जो थी इसमें कार जीतने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 1/4 थी, और बाकी यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी भी 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पर टोटल कितनी थी, 3/4 थी। लेकिन जब उसने ये वाला गेट ओपन करके दिखा दिया कि इसमें क्या है, इसमें गोट है, तो अब यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी बची नहीं, यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। इसका मतलब ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 3/4, ये अब कहाँ पर शिफ्ट हो गई, ये अब इन दोनों में शिफ्ट हो गई, यानी कि अब इन दोनों का जो टोटल है वो 3/4 है। अब अगर हम 3/4 जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम उसे इन दो में बांटें तो 3/8 इसकी हो गई और 3/8 इसकी हो गई, यानी कि कार जीतने की अब जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, वो 3/4 का 1/2, यानी कि 3/8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर
Two friends P and Q simultaneously start running from same point around a circular track. They run in the same direction. P runs at 6 मीटर पर सेकेंड. P जो है ये जा रहा है भी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो Q है ये जा रहा है B मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. ठीक है. इसके बाद ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पर क्रॉस करते हैं. नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो हैं वो कितने हैं भी, वो 2 हैं. ठीक है. उसके बाद B जो है वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6, यानी कि B की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 या 5 ही हो सकती है. ठीक है. आपको बताना है हाउ मेनी वैल्यूज B कैन टेक. तो आपको बताना है B की कितनी वैल्यूज जो हैं ये पॉसिबल हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो कैसे होगा, देखिए इधर देखिए. अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि मान लीजिए 2 रनर हैं, वो कितने अलग अलग पॉइंट्स पर एक दूसरे से मिलेंगे. ठीक है. तो इसके लिए तरीका क्या है वो सुनिए. जैसे मान लीजिए ए जो है इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर है, और बी जो है इसकी जो स्पीड है वो है मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अगर आपसे इनके नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स पूछे गए, तो अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना. 4 - 3 यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर मिलेंगे. अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होंगे वो 4 + 3 यानी कि 7 होंगे. क्लियर है. इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इनकी ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो है ये क्या होनी चाहिए, ये कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए. जैसे अगर मान लीजिए ये होता कि ए की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. बी की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर हम 10 - 6 करके 4 नहीं कहेंगे, ये आंसर गलत है. पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसे कोप्राइम नंबर में बदलना होगा. 10 और 6 जो है ये कोप्राइम नहीं है आपस में, 10 और 6 किसी सेम वैल्यू से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, 2 से. तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 × 5 = 10, और इधर कितना आएगा, 2 × 3 = 6. 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है. अब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 - 3 यहाँ पर 2 आएंगे, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स होते वो 5 + 3 यानी कि 8 होते. ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए, वो कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर है. अब देखिए इस क्वेश्चन पर आते हैं वापस. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें बताना है, इसमें हमें गिवन ही है कि जो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स हैं वो 2 हैं. तो देखते हैं अभी कैसे हो सकता है. देखिए इधर बी की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी. पी की जो वैल्यू है, पी की वैल्यू है 6, क्यू की जो वैल्यू है वो है बी. बी को अगर मैं मान लो 1 मानता हूँ. अब ये सेम डायरेक्शन में थे. ठीक है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो हमें डिफरेंस लेना है. अब जब मैं 6 - 1 करूंगा तो ये तो 5 आएगा, जबकि कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए. इसका मतलब ये वाला तो गलत है भी. दूसरा केस, अगर मैं 6 - 2 लेता हूँ, मान लो मैंने इसको 6 माना और इसको मैंने 2 माना, तो इन्हें ऐसे तो मैं सोल्व भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है. तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे. 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6. ठीक है. अब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम मान लीजिए 6 के साथ 3 को लें, तो ये भी फिर से क्या है, कोप्राइम नहीं है. तो अगर हम इन्हें सोल्व करें तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जबकि वहाँ 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट अगर हम केस देखें तो 6 और 4 का बनेगा, ये भी आपस में कोप्राइम नहीं है. इन्हें 2 से अगर हम भाग करें तो 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, अगर हम इनका डिफरेंस लें तो कितना आएगा, 1 आएगा, जबकि 2 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है. अगर हम नेक्स्ट केस देखें 5 का, ये कोप्राइम में डिफरेंस लेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी नहीं है. यानी कि सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, इसका मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है. क्लियर है. ये हमारा आंसर आ जाएगा. इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं. क्लियर है. चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा ये आपका कंप्लीट ही हो गया. चलिए ठीक है, तो फिर इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं. बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इससे आगे. थैंक यू.